तो उस लड़के के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। बॉल के गुम हो जाने पर मानो जैसे उसका कोई परिजन हो गया, छोड़कर चला गया। वो लड़का काफ़ी रिस्पॉन्सिबल अब हो जाता है। वो समझ जाता है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, अधिकार से भरी हुई, अधिकार की भावना से भरी हुई संसार में वो लड़का भी अपनी पहली जिम्मेवारी को समझने लग जाता है, समझ जाता है। पीपुल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। वो समझ जाता है, वो जानने लग जाता है उसके उत्तरदायित्व, अपने उत्तरदायित्व को, कि पीपुल विल टेक बॉल्स एंड बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बाय। मतलब लोग गेंद पाते रहेंगे और वो गेंद फिर से खोते रहेगी। मतलब ये खोना पाना संसार में बना रहेगा। ये पोजीशन जो है कि लोग पॉजेसिव होते हैं, लोग सोचते हैं कि ये मैं पालूं। अरे भाई आप पाओगे तो वो छूटेगा भी तो इस वर्ल्ड, इस पॉजेसिव वर्ल्ड में अपना अधिकार जताने वाली इस संसार में क्या आपका दायित्व होना चाहिए। वो लड़का अपने उस दायित्व को समझने की कोशिश करना शुरू कर दिया था। जैसे कि लोग खरीदते रहेंगे गेंद और वो गेंद भुलाते रहेगी, लोग पाते रहेंगे और पाई हुई चीज फिर से खोते रहेगी। तो ये पाना और खोना बना रहेगा। तो खोते समय आपको उस खोने के उस दुख को आप सहन करने की जो कला होनी चाहिए वो आप में होनी चाहिए। किसी वस्तु को खोने समय एक दुख होता है, तो हाँ हम लोग क्या करते हैं, तुरंत से दूसरा उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, उसके बदले में दूसरा कुछ खरीद के ले आते हैं। अरे भाई टेंशन क्या लेना, वो कितनी मूल्य की थी भला, वो एक गुम हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे ले आओ। तो फिर आप दूसरे लाओगे तो फिर वो भी तो जाएगा। ऐसे ऐसे पाना खोना आप करते रहोगे। ऐसी वक्त कब आपकी आएगी जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझोगे। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि किसी वस्तु के खो जाने के बाद उसके खोने के दुख को आप झेलो, उसके खोने के दुख को आप बियर करो, टॉलरेट करो, सहो उसको, उसके सहने की कला को आप सीख जाओ। यही आपका दायित्व है। तो इस अधिकार जताने वाली संसार में, अधिकार की भावना वाली संसार में कि कुछ पा करके हम उस पर अपना अधिकार जमा लेंगे। अक्सर अन्य लोग क्या करते हैं कि कुछ भी वस्तु खरीद करके उस पर अपना अधिकार शो करेंगे, और फिर बाद में वो वस्तु खत्म हो जाएगी, चली जाएगी, टूट जाएगी, जर्जरीभूत हो जाएगी, हट जाएगी, मृत हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, चली जाएगी, होता है ना। और फिर उसका दुख उन्हें सताएगा। फिर वो सोचेंगे कि हम दूसरे कर लें, दूसरे को पालें, दूसरी चीज़ ले आएँ, दूसरी वस्तु ले आएँ, दूसरा रेफ्रिजरेटर ले आएँ, दूसरा वॉशिंग मशीन ले आएँ, दूसरा मकान बना लें, दूसरा घर ले आएँ। तो फिर उससे भी आपको कभी ना कभी छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे। तो ऐसा ना करके आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आप अपनी वास्तविक दायित्व को समझते हैं, अपनी मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप समझने की कोशिश करिए। तो वो लड़का अपनी पहली खोई हुई उस वस्तु से अपने फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, अपने पहली दायित्व को समझने लगता है। और पहली दायित्व यही है, समता बना के रखना। किसी चीज़ के गुम हो जाने के बाद उसके दुख को सहन करते हुए सहन करने की कला को सीखना, यह दायित्व है। ये हर लोगों को ये सीखना होगा। हर लोगों को। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉयज, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। मनी इज एक्सटर्नल। पैसे तो बाहरी वस्तु होती है, और इस बाहरी वस्तु से केवल आप बाहरी बॉल खरीद के ला सकते हो। आप समझ गए ना। ये बात हर लोगों को जानना चाहिए। ये बात हर लोगों को जानना चाहिए कि पैसा एक बाहरी वस्तु है, और इस बाहरी वस्तु से आप एक गेंद को, केवल गेंद, खोई हुई जो गेंद है, खोई वस्तु है, उसे आप खरीद के ला सकते हैं। लेकिन उस खोई हुई गेंद से जो आपका लगाव जुड़ा हुआ था, अटैचमेंट जुड़ा हुआ था, सेंटिमेंट्स जुड़ा हुआ था उससे, उसे आप मार्केट से नहीं खरीद के ला सकते हैं। वही यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पर कवि साहब कि एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक।
मनी इज एक्सटर्नल, क्योंकि पैसे से केवल बाहरी वस्तु आप खरीद के ला सकते हैं। इसलिए लोगों को यह सीखना होगा कि गेंद को, किसी भी कोई भी चीज को आप वापस से खरीद करके मत लाओ। कोई भी व्यक्ति कोई भी गेंद को, अपने कोई भी वस्तु को, कोई भी गेंद से कहने का तात्पर्य कोई भी वस्तु हो गया जो लोगों से संबंधित हो सकता है, अपनी वस्तु को, कोई वस्तु को आप वापस खरीद के नहीं लाएगा, बिकॉज मनी इज एक्सटर्नल। आप ला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पैसे से केवल आप बाहरी वस्तु ला सकते हो, उससे जुड़ी हुई जो अटैचमेंट्स हैं, प्रेम है, जो बीती यादें हैं, उसे आप नहीं खरीद के ला सकते हैं। ही इज लर्निंग, वह सीखना चाह रहा था, वो लड़का वह सीख रहा था। वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज, अपने हतोत्साहित भरी निगाहों के सामने, अपने हतोत्साहित भरी आंखों के पीछे। वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान, ज्ञान तत्व। मतलब किसी भी वस्तु के खो जाने के पीछे जो ज्ञान छुपा है, ज्ञान बैठा है, उसे कहते हैं एपिस्टेमोलॉजी। उस ज्ञान से वो कुछ सीखने की कोशिश कर रहा था। किसी वस्तु के खो जाने के पीछे जो ज्ञान तत्व यही है, ज्ञानात्मक स्थिति यही है कि वो वस्तु के खो जाने के दुख को सहन करना ही एकमात्र उपाय होता है संसार में सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त रहने की एक कला होती है। That is the epistemology of loss. तो इट्स खो जाने का ज्ञानात्मक पहलू यही है। हाउ टू स्टैंड अप इन द वर्ल्ड फ्रीली। आप संसार में दुख और कठिनाइयों के बीच अपने बहुत ही नज़दीकी संबंध, परिजनों को खो जाने के बाद, अपने बहुत ही प्रियजनों को, नज़दीकी प्रियजनों को खोने के पश्चात भी आप संसार में खड़े कैसे रह सकते हो। डैट इज़ द एपिस्टेमोलॉजी। वही एपिस्टेमोलॉजी है, वही ज्ञानात्मक पहलू है किसी भी वस्तु के खोने के पीछे, या फिर किसी भी व्यक्ति विशेष परिजनों के आपको छोड़ जाने के पश्चात जो निराशा, हताशा आपकी आंखों पे छा जाती है। फिर आप कैसे संसार में स्टैंड अप होगे, आप कैसे अपने पैर पर फिर दुनिया में खड़े होगे। तो ये सब एक ज्ञानात्मक पहलू होता है लॉस के पीछे। तो इसी ज्ञानात्मक पहलू को वो लड़का सीख रहा था वहाँ पर खड़ा होकर के। हाउ टू स्टैंड अप इन लाइफ। और हर इंसान को, दुनिया में रहने वाले हर इंसान को ये एपिस्टेमोलॉजी सीखना होगा, एपिस्टेमोलॉजी से होकर गुजरना ही पड़ेगा। उन्हें सीखना होगा कि संसार में किसी अपने प्रियजनों के बिछुड़ने के बाद भी उनके दुख को सहते हुए संसार में खड़ा कैसे रहा जाता है, उन्हें सीखना होगा। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। हर इंसान को एक न एक दिन इस ज्ञानात्मक पहलू को जानना ही पड़ेगा। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। और कई लोग इस बात को जान भी जाएंगे कि संसार में अपने से किसी प्रियजनों को, अपने किसी अत्यंत प्रियजनों को बिछोड़, उनसे दूर होने के बाद, उनको खोने के बाद, उनके दुख को सहते हुए संसार में कैसे खड़ा रहा जाता है, कैसे जिया जाता है खुशीपूर्वक। ये हर इंसान जरूर सीखेगा। एंड मोस्ट नो मैनी डेज। कभी न कभी हर इंसान को यह चीज़ सीखना ही होगा। दिस इज व्हाट द पोएट वांट टू कन्वे टू यू द रीडर्स अबाउट दैट बॉल पोएम। फ्रॉम दिस बॉल पोएम को, उस लड़के को संबोधित करते हुए हम रीडर्स को कभी यही बतलाना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू लर्न अबाउट हियर एज ब्रीफ समरी। आइए थोड़ा ब्रीफ समरी पढ़ लेते हैं, इसका ब्रीफ समरी इंग्लिश में, आप लोगों को भी अच्छी लगेगी। This poem is about a boy who loses his ball while playing. He saw it bouncing down a street and then it fell into the water and he lost it forever.
He stared down the water where the ball had fallen. A ball does not cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why so upset and sad? Perhaps he had been playing with it for a long time. हो सकता है कि वो लंबे समय से अपने गेंद के साथ खेलता आ रहा हो, बहुत ही मोह हो गया होगा उसे, इसलिए उसके लिए विलाप कर रहा था. And must have become attached and used to its possession. अपने अधिकार में उसे उस गेंद को अपने अधिकार में समझता था और काफ़ी अटैच्ड हो गया होगा, इसलिए उसके खो जाने से काफ़ी विलाप कर रहा होगा. He didn't want anyone to console or buy him another ball. वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा व्यक्ति उसे सांत्वना दे, वो नहीं चाहता था. वो खुद से अपने आप को बॉल के खो जाने के दुख को सहन करने के लिए वहाँ पर तैयार था. वो नहीं चाहता था कि कोई दूसरा आके उसे सांत्वना दे बॉल के खो जाने का, क्योंकि ये कला उसे आगे आने वाले जीवन में बहुत काम देने वाली थी, काम देगी. हर इंसान को उसके आगे आने वाले जीवन में काम देगी, क्योंकि किसी भी बिछड़े हुए चीज़, किसी भी खोए जाने वाले चीज़ के दुख को बियर करना चाहिए, सहन करने की कला सीखनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही चीज़ आपको आगे समय में, फ्यूचर में काम देगा. ना कि तुरंत दूसरा खरीद के ले आओ, दूसरा खरीद के ला के रख लो. आपके संबंधी चले जाएंगे तो आप संबंधी को कहाँ से खरीद के लाओगे आपने, ये बताओ हमको, है ना. तो उस वक्त जब आपकी कोई अपने संबंधी छोड़ के चले जाएंगे, दुनिया छोड़ के चले जाएंगे, तो आप उसे तो खरीद के नहीं ला जा सकते हैं मार्केट से. तो फिर वहाँ पे आपके कुछ अन्य लोग होंगे, आपके मित्र साथी, जो आपको सांत्वना देंगे, कंसोल करेंगे. तो वो लड़का नहीं चाहता था कि मुझे कोई कंसोल करेगा, सांत्वना देगा खोए हुए वस्तु के लिए, बिछड़े हुए प्रियजनों के लिए, नहीं चाहता था. इसलिए वो अपने पहले खोए हुए उस गेंद पर ही प्रैक्टिस, खोए हुए उस बॉल पर से ही अपना वो प्रैक्टिस, इस चीज़ का प्रैक्टिस, इस एपिस्टेमोलॉजी का प्रैक्टिस वो चालू कर दिया था. ठीक है, ज्ञानात्मक पहलू का अभ्यास वो जारी कर दिया था. ही इज ट्राइंग टू लर्न टू बियर द लॉस. नुकसान को सहने, टू बियर द लॉस यानी कि नुकसान को सहने की कला वो सीख रहा था. वो सीखने की मतलब नुकसान को सहने की कला को सीखने का प्रयास कर रहा था. ही इज ट्राइंग टू लर्न टू बियर द लॉस. समझ गए, वो शिक्षा ले रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि नुकसान को सहन करने की जो टेक्निक होती है, कला होती है, उसे सीखने की कोशिश कर रहा था. दिस विल हेल्प इन हिज लेटर लाइफ, जो कि उसे उसके फ्यूचर में, उसे आने वाले जीवन बहुत काम देगी. किसी भी इंसान के जीवन में, आने वाले जीवन में उसे काम देगी, या लॉस को बियर करने का जो टैक्ट है. यही कहना चाह रहे हैं पोएट इस पोएम, बॉल पोएम के माध्यम से. आप लोगों को भी काफ़ी सीख मिली. बहुत ही इंस्पिरेबल था, बहुत ही अमेजिंग पोएम, वेरी इंस्पिरेबल एंड अमेजिंग पोएम. दिस इज रिटन बाय जॉन बेरीमैन. नाउ इट्स टाइम टू लर्न द वर्ड कंटेक्स्ट. हो गया वर्ड कंस्ट्रक्ट में आप समझ गए, ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है. डाइम समझ गए, डेस्परेट समझ गए, हार्वर्ड क्या है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है, सब जान गए आप लोग. रेफर्स टू नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी रेफर्स टू नॉलेज दैट इज कनेक्टेड विद द लॉस of any object, of any person, of any closest person. What is the epistemology behind any loss of any your personal relatives? तो उससे क्या सीख मिलती है? उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिली हुई इस पोएम से. इसके बाद है 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक. कल स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. चलता हूँ. हरिओम. जय हिंद, जय भारत.